हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। लास्ट क्लासेस में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी 2009 है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सीटेट 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीडीपी वाले पोर्शन में ही नहीं, जो पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो एसएस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे वो लैंग्वेज की हो, वहाँ भी आपको एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एनसीएफ 2005 है, ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम समझते हैं। एनसीएफ क्या है? आपसे पहला तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो कब दिया गया? वो दिया गया 2005 में। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये कब आए? 2005 में दिया गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीएफ है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। क्या ये पहला एनसीएफ था जो 2005 में आया था? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पहला एनसीएफ नहीं था। इससे पहले 3 एनसीएफ आ चुके थे। सबसे पहला जो एनसीएफ आया था वो 1975 में आया था, 1975 में आया। दूसरा 1988 में आया, और जो तीसरा है वो 2000 में आया। और जो 2005 वाला है, ये कौन सा एनसीएफ है? ये 4th एनसीएफ है। अब इस एनसीएफ की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, 2005 से पहले जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 1986 है, वो आ चुकी थी। और जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992-93 आ चुका था। फिर भी ये देखा गया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एनईपी है वो कहती है कि कम से कम 14 वर्ष तक के बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए। मतलब पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए शिक्षा है वो अनिवार्य है। यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया था। मौलिक अधिकार आरटी 2009 में बनाया, लेकिन एनईपी 1986 में भी ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप अनिवार्य शिक्षा दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? बच्चे स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले रहे थे, बच्चे इनरोल ही नहीं कर रहे थे। दूसरा, अगर बच्चे इनरोल कर भी रहे थे तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा थी, स्कूल छोड़कर बच्चे चले जा रहे थे। अब इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी बनाई गई 35 मेंबर की। उसके सदस्य कितने थे? उसमें 35 सदस्य थे, और उसमें 21 फोकस ग्रुप थे। 21 उसमें फोकस ग्रुप्स बनाए गए। और इसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। बहुत इम्पोर्टेंट नाम जो आपको 100% याद रखना है। जो हमारी कमेटी बनाई गई, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, उसमें सदस्य थे 35, और उसमें 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, और प्रोफेसर यशपाल उसके अध्यक्ष थे। अब ये जो 35 सदस्य थे, इसमें एनसीईआरटी के मेंबर्स भी थे, स्कूल के टीचर्स भी थे, प्रिंसिपल्स भी थे, कुछ जानी मानी एनजीओज थे, उनके सदस्य भी थे। तो इस तरह से मिलाकर 35 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई थी। उन लोगों को ये कहा गया कि आप रिव्यू कीजिए किसको? एनईपी 1986 और 1992-93 को। ये पता लगाया गया कि बच्चों की रिटेंशन ना होने के कारण और बच्चे का जो इनरोलमेंट ना होने के पीछे कई कारण हैं। बच्चों को शिक्षा बोझ लग रही है, बच्चों को शिक्षा बर्डन लग रही है। और बर्डन क्यों लग रही है? जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे थे वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहे थे। टीचर सेंटर्ड था।
टीचर सेंटर में था, टीचर अपनी मनमानी कर रहा था, टीचर जिस तरह से पढ़ाना चाहता वो स्कूल में आता, उसी तरह से पढ़ाकर निकल जाता। यहाँ पर बच्चे हैं वो पैसिव थे, बच्चे हैं वो नॉलेज के रिसेप्टर थे कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, टीचर जो सिखाना चाहे वो बच्चों को सिखाएगा। इसके कारण क्या हो रहा था, बच्चे अपने अकॉर्डिंग नहीं सीख पा रहे थे, और जब बच्चे अपने अकॉर्डिंग नहीं सीखेंगे तो शिक्षा है वो बच्चों को बोझ लगने लगेगी। दूसरा, बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे, उनका जो एजुकेशन सिस्टम में जो परीक्षा प्रणाली थी, जो एग्जामिनेशन था, उसके पीछे क्या था, एग्जामिनेशन का फोबिया था। एग्जामिनेशन का फोबिया, यहाँ पर बच्चों को फेल होने का डर था। यहाँ पर पास और फेल की स्टेटमेंट सुना दी जा रही थी कि तुम पास हो और तुम फेल हो। एग्जामिनेशन के डर से भी ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ रही थी। एक कारण और था कि जो क्लासरूम था वो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं था। वहाँ पर बच्चों के धर्म, जाति, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव हो रहा था। जो बच्चे हैंडीकैप्ड थे, रिटार्डेड थे, डिसेबल्ड बच्चे थे, वो अपने आप को अलग थलग मानते थे, वो भी क्लासरूम में पढ़ने नहीं आ रहे थे। तो इंक्लूसिव क्लासरूम ना होने के भी बच्चों में जो एनरोलमेंट है और ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ रही थी। फिर उसके अलावा जो पाठ्यचर्या है वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, वो कठोर थी। सब बच्चों के लिए एक ही प्रकार की पाठ्यचर्या, एक ही तरह के करिकुलम का यूज किया जा रहा था। ये सब कमियां किसने पता लगाई, ये जो 35 मेंबर्स की जो कमेटी बनी उसने ये सब कमियों का पता लगाया। तो ये सब कमियों का पता लगाने के बाद जो प्रोफेसर यशपाल हैं, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट का नाम इन्होंने क्या रखा, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो बच्चों पर बोझ बन रही है। आप बच्चों को अगर शिक्षा देना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो बच्चों को जो शिक्षा देंगे वो कैसी देंगे, बिना बर्डन के देंगे, बिना उन पर बोझ बनाए देंगे। तो आपको ये याद रखना है, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात किसने की, प्रोफेसर यशपाल ने की, और इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल ही थे। ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो हमारा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिश किसने किया, ये पब्लिश किया NCERT ने। किसने किया, NCERT ने। NCERT का नाम सब जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने ये जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिश किया। और NCERT है ये किसके अंडर आती है, पहले ये MHRD के अंडर आती थी, लेकिन अब MHRD को चेंज कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री में। एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो ये किसके अंडर आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस किन चीज़ों की बात की गई। जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, देखिए इसमें कहा गया कि जो सिस्टम चला आ रहा है, टीचर सेंटर्ड जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको आपको शिफ्ट करो कहाँ पर, लर्नर सेंटर्ड। टीचर से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर बात करो। टीचर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्नर इम्पोर्टेंट है। बच्चा जिस तरह से सीखना चाहता है आप बच्चे को उसी तरह से सिखाइए। एग्जामिनेशन सिस्टम को आप फ्लेक्सिबल कीजिए, उसको लचीला रखिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन सिस्टम करवाइए। करिकुलम को भी आप रिफॉर्म कीजिए, पाठ्यचर्या को भी आप फ्लेक्सिबल रखिए। इन सब चीज़ों की बात की गई, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो NCF 2005 है ये 22 भाषाओं में आया। हमारी संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो जो NCF है ये 22 भाषाओं में अवेलेबल है। और ये 17 राज्यों के जो सिलेबस है, पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है उसको रिफॉर्म करता है। NCF है, इसमें किस किस चीज़ की बात की गई, इसमें आपकी पाठ्यचर्या है, जो आपका करिकुलम है उसको चेंज करने की बात की गई। जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके सिलेबस को चेंज करने की बात की गई। जो टीचिंग के मेथड्स हैं उनको चेंज करने की बात की गई। ये आपको याद रखना है, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम और जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक का जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है उसको चेंज करना है, और बच्चों को शिक्षा है वो बिना बोझ के आपको देनी है।
आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता देते हैं कि जब प्रोफेसर यशपाल इस चीज़ पर रिव्यू कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे पढ़ा, और वो ऐसे किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक ऐसे में कहा, ऐसे का क्या नाम था? संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता ऐसे में उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही क्रिएटिव स्पिरिट के होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। वो क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है और उनमें जेनरस जॉय होता है, और उस जेनरस जॉय और क्रिएटिव स्पिरिट को खतरा है किनसे? जो हमारा एक पढ़ा लिखा समाज है, जो अडल्ट हैं, जो अपने आप को वयस्क समाज कहते हैं, उनसे बच्चों की जेनरस जॉय और जो उनकी क्रिएटिव स्पिरिट है उसको खतरा है। आपको याद रखना है कि जो आपका एनसीएफ है ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम करता है, ये संरचनावादिता पर काम करता है। ये कौन सा है? संरचनावादी। संरचनावाद क्या कहता है कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकते हैं। बच्चे टैबुला रासा नहीं होते हैं, बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं कि आपको उसमें ज्ञान भरना है। बच्चे अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास की चीज़ों के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, आपको उसे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा एनसीएफ 2005 है ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम करता है, और ये कहाँ से उठाया गया? ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसे है, उस ऐसे का क्या नाम है? सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति। संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में क्या कहा गया है कि बच्चे जन्म से ही बच्चों में क्या होता है? जेनरस जॉय होता है, उदार आनंद होता है और क्रिएटिव स्पिरिट होती है। उससे जो वयस्क समाज है उससे उसे खतरा है। ये इंस्पिरेशनल लाइंस थी जो प्रोफेसर यशपाल ने पढ़ी, कहाँ से? रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे से, और उसके बेस पर इन्होंने अपनी जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की, लर्निंग विदाउट बर्डन। के अलावा एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो एनसीईएफ है उसके अलावा एक बात और याद रखिए, जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो किसने किया? CABE ने किया। CABE लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। जो RTE का ड्राफ्ट बना था, RT ड्राफ्ट 2005 में बना था, वो भी किसने बनाया था? CABE ने। CAB क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। पहले उन्होंने इस ड्राफ्ट को पास किया, फिर उसके बाद ही NCERT ने इसे पब्लिश किया। अब हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि जो NCEF है इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। अगर इन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड लेवल पर उतार दिया जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने ज़्यादा रिफॉर्म हो जाएंगे और एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाएगी जिसका कोई कहना ही नहीं है। अब ये गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो मैंने कमियां बताई, जो NEP 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन में जो कमियां रहीं, उन्हीं कमियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले जो कमी थी वो क्या थी? रोट मेमोराइजेशन। क्या था? रोट मेमोराइजेशन। बच्चों को चीज़ें रटवाई जा रही थी, और जब बच्चे को आप रटवाने के लिए कहेंगे तो बच्चे हैं वो उनकी जो क्रिएटिव स्पिरिट है, जो उनकी क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी और शिक्षा उन्हें बोझ लगने लगेगी। तो आप बच्चे के जो लर्निंग मेथड्स हैं उनको रोट मेमोराइजेशन से दूर लेके जाइए, रटने से दूर लेके जाइए। रटने की बजाय क्या करेंगे? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, बच्चे अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्ट खुद करेंगे। तो रटने को बिल्कुल मनाही कर दी गई। दूसरा, टीचर सेंट्रिक अप्रोच से शिफ्ट करना है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच पर। कहाँ? टीचर से शिफ्ट कहाँ करना है? टीचर से शिफ्ट करना है स्टूडेंट पर। ये बहुत बार रिपीट करके पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जाता है।
टीचर सेंट्रिक अप्रोच टू स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, और एक ऑप्शन में दे देगा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच टू टीचर सेंट्रिक अप्रोच। और जब एग्ज़ाम का प्रेशर हमें होता है तो हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है टीचर सेंट्रिक अप्रोच से कहाँ जाना है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच पर जाना है। पुराने मेथड जो चले आ रहे थे वो टीचर सेंटर्ड थे, और आज की जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच की बात करती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बच्चे के जो ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से जोड़िए, कनेक्टिंग द नॉलेज विद आउटसाइड द क्लासरूम, कनेक्टिंग नॉलेज विद आउटसाइड स्कूल या फिर आउटसाइड क्लासरूम। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आप किताबी ज्ञान मत दीजिए। आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसको उसके वर्ल्ड के साथ आप बच्चे को जोड़िए। जब बच्चा अपने वर्ल्ड के साथ जोड़कर उन चीज़ों को पढ़ेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अगर हम बच्चे को मान लीजिए साइंस का ही कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर हम सिखाना चाहते हैं जो फ्रूट है वही कैसे बनता है, वो फ्लावर से ही बनता है, तो अगर आप बच्चे को ये सिखाएंगे फ्लावर से फ्रूट बनता है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। आप बच्चे को पार्क में लेके जाइए और बच्चे को डे बाय डे वो चीज़ें ऑब्जर्व करवाइए। जब बच्चा उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा तो उनको वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा और उसको वो कभी नहीं भूलेगा। और जब बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, जब बच्चा करके सीखेगा तो शिक्षा उसे बोझ भी नहीं लगेगी। फिर इसके बाद कहा गया कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको आप क्या करिए, फ्लेक्सिबल करिए, परीक्षा को आप लचीला बनाइए। परीक्षा को क्या बनाना है, लचीला बनाना है। लचीला कैसे बनाएंगे, देखिए हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है। कुछ बच्चे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन भी इजीली कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल उतना बेहतर नहीं होता, वो नहीं कर पाते हैं। तो आप बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक ही एग्जामिनेशन को सेट नहीं करेंगे, आप हर एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन लेंगे। यहाँ पर बच्चों की जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल करने की बात की गई, और जो करिकुलम है उसमें चेंज करने की बात की गई, जो पाठ्यचर्या है उसमें चेंज करने की बात की गई। देखिए जो पाठ्यचर्या है एक बहुत ब्रॉड टर्म है, पाठ्यचर्या में सब कुछ आ जाता है। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तब से लेकर, और जब बच्चा स्कूल से बाहर आता है, पूरे दिन में जितने भी एक्टिविटी करता है वो सब पाठ्यचर्या का हिस्सा होते हैं। अब उस पाठ्यचर्या में सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं देंगे, हमें स्कूल में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करना है, बच्चे का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट का देखना है। यहाँ पर बच्चे के कौन से डेवलपमेंट की बात की गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। आपको बच्चे का संपूर्ण विकास करना है, आपको बच्चे का चहुमुखी विकास करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं करना है, हर तरह का बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर तरह के बच्चे के डेवलपमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो एनसीएफ ने दिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इन्हीं 4 से 5 पॉइंट में। तो आपको ये 4 से 5 पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप एनसीएफ के क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपको ये ध्यान रखना है जो बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है, जो बच्चे के अकॉर्डिंग अच्छा होगा, वही एनसीएफ 2005 में कहा गया। एनसीएफ 2005 है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। और कंस्ट्रक्टिविज्म पर अगर आपको याद हो तो कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, पियाजेट करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं, ब्रूनर करते हैं, जॉन डेवी करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो हमारा एनसीएफ है ये ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है, मतलब मानवतावादी सिद्धांत पर भी बेस्ड है। ये कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रोबोट नहीं बनाना है, बच्चे में आपको एम्पैथी भी डेवलप करनी है, बच्चे को सिंपैथी भी डेवलप करनी है, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, बच्चा एक दूसरे की मदद करना सीख पाए, बच्चा एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे, ये मानवतावादी सिद्धांत पर बेस्ड है। कई बार पूछ लिया जाता है एनसीएफ है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो एनसीएफ है ये समावेशन की बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन है ये क्या है,
समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में क्या है, हमें हर तरह के बच्चे को एक ही क्लासरूम में एडमिशन देना है, चाहे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, उसे कोई भी उसमें डिफरेंसेस पाए जाएं। मतलब हमने डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। क्या करना है, मल्टी कल्चर अप्रोच रखनी है। डाइवर्सिटी को आपको बैरियर नहीं मानना है कि हमारी क्लास में तो अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो डाइवर्सिटी हो गई, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। डाइवर्सिटी को आपको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। जो अनेकता में एकता वाला प्रिंसिपल है वो आपको यूज करना है। अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी को आपको सेलिब्रेट करना है, अनेकता में एकता। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके बारे में क्या कहा गया। यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज करने की बात की गई। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि बच्चे को आप 3 भाषाएं सिखाएं। और ये किसने कहा था, कोठारी कमीशन ने कहा था। अब ये 3 भाषाएं कौन सी हैं, सबसे पहली जो भाषा है, बच्चे की जो इंस्ट्रक्शन देंगे आप बच्चे को मदर टंग में देंगे, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी मदर टंग है, वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होगी। फिर उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, जहाँ पर उस स्टेट की जो राज्य भाषा है, हिंदी है, वो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी। और थर्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। इंग्लिश को सब कुछ नहीं मानना है। फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की मातृभाषा होगी, फिर हिंदी होगी और सेकंड इंग्लिश होगी। ये तो किसकी बात थी, ये तो था हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है उनके लिए तो 3 लैंग्वेज ये थी। और जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती उनके लिए जो थी वो थी, सबसे पहले उनकी मातृभाषा ही रहेगी, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो भी भाषा का उनकी माता यूज करती है, जो भी उनके आसपास की भाषा है, पहले उनकी मातृभाषा होगी, सेकंड इंग्लिश होगी। सेकंड क्या होगी, इंग्लिश होगी। और थर्ड है कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए सबसे पहले लोकल लैंग्वेज जो उसकी होगी, जो उसकी मदर टंग होगी, जो मातृभाषा होगी, सेकंड हिंदी होगी और तीसरी इंग्लिश होगी। और जो हमारा जो नॉन स्पीकिंग स्टेट हैं उनमें फर्स्ट लैंग्वेज है वो मातृभाषा होगी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी और थर्ड लैंग्वेज है वो इंडियन मॉडर्न कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भी बात की गई थी, किसमें, NCF 2005 में। ये था हमारा NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्वेश्चन आपका इसी में से ही बन जाएगा और 100% बन जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। जो हमारा NCF 2005 है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर बेस्ड है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच से शिफ्ट करना है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पर, रोट मेमोराइजेशन से शिफ्ट करना है नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर। फिर उसके बाद जो बच्चे की क्लासरूम की नॉलेज है उसको क्लासरूम के बाहर की जो नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट करना है। बच्चे को अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करने दीजिए। बच्चे की जो टेक्स्ट बुक हैं, जो करिकुलम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। बच्चे के एग्जामिनेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। ये सब रिकमेंडेशंस दी गई थी NCF 2005 में। NCF 2005 को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहा गया था और जिसमें 35 मेंबर थे। और वो जो 35 मेंबर के साथ साथ 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे और उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से की कि बच्चों को जो शिक्षा है वो बिना बोझ के शिक्षा दीजिए। फिर उसके अलावा जो NCF है ये 22 भाषाओं में है। 17 स्टेट का जो सिलेबस है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। ये चौथे नंबर का NCF है। सबसे पहले 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया और फिर 2005 में आया। अब 2022-23 में भी NCF आ गया है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये किस पर बेस्ड था, NEP 1986 और POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का रिव्यू किया गया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। ये था हमारा NCF 2005। होपफुली आपको
एनसीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।